हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। कैसे हो आप लोग? स्टडी कर रहे हो ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम पार्ट हमने लिया एंड ये है लेक्चर नंबर 14th लेक्चर का। ये जो पार्ट है वह हम न्यूमेरिकल्स का है, न्यूमेरिकल्स देखने वाले। यस, अब तक का जो पार्ट हमने देखा है उस पर एक्चुअली हमने न्यूमेरिकल्स भी लिए, बट हमने लास्ट का जो आर्टिकल देखा है, याद है आपको? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में। जो प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस की हम एक्चुअली बात करने वाले हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जरा देख लीजिए आप। रैंडमली सिलेक्ट किए मैंने एक्चुअली, जस्ट वेट, आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम पीरियड। यस, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? ये एक मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन तो नीट में 2019 में ओडिशा में पूछा था। जरा चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। अ ट्रक इज स्टेशनरी and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration of a. The pendulum will tilt. To the left, an angle of inclination of the pendulum दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये सोचते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर ट्रक के रूप में यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम अटैच किया है लाइक दिस। अब अगर वह राइट साइड टर्न करता है, अगर वह राइट साइड टर्न करता है या लेफ्ट साइड, उस पर बहुत डिपेंड होता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है उसके अनुसार लेंगे हम। ट्रक इज स्टेशनरी, इनिशियली स्टेशनरी है, बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग लाइक दिस। अब क्या कहा? इन अ फ्रेम अटैच टू द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट। सपोज वो राइट साइड को मूव हुआ है। अब राइट साइड को अगर वो मूव होता है तो पेंडुलम कहां पर जाएगा? पेंडुलम जाएगा टू द लेफ्ट। अगर ट्रक मूव होता है टुवर्ड्स राइट तो पेंडुलम कहाँ मूव होगा? लेफ्ट, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। कितने फोर्स से, कितने एक्सेलरेशन से? जितने एक्सेलरेशन से ट्रक मूव होगा राइट साइड, उतने एक्सेलरेशन से मूव होगा पेंडुलम टू द लेफ्ट ड्यू टू सूडो फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बट उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट होता है। अब आपको क्या पूछा है? The pendulum will tilt to the left and angle of inclination हमें फाइंड करना है। अब इनिशियली देखो ये वर्टिकल जो है, ये पोजीशन ये है। अब इस वर्टिकल से कितना एंगल बनाया है ये हम कंसिडर करते हैं थीटा, एंड वह हमें फाइंड करना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट जरा समझने की कोशिश करो। इधर देखो ये जो है दोनों मिलकर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, उसको हम जी डैश कहेंगे। मतलब अब हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं तो क्या मैं बता सकता हूं कि ये एंगल थीटा है? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो आप आसान है ना tan थीटा फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे tan थीटा? देखो थीटा की अपोजिट साइड, मतलब मैं उसको मार्क कर रहा हूं, थीटा की अपोजिट साइड ये ए है, ये साइड मतलब ये साइड, ये मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब थीटा की अपोजिट साइड ये है, ये मतलब ये, दैट इज ए, दैट इज इक्वल्स टू ए। एंड एडजेसेंट साइड मतलब ये जी, एडजेसेंट साइड मतलब जी है। तो चलो अब tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, अपोजिट साइड ए, क्लियर है, अपॉन एडजेसेंट साइड जी। मतलब थीटा ने एंगल बनाया होगा tan इनवर्स ए बाय जी। थीटा ने एंगल बनाया होगा tan इनवर्स ए बाय जी, देख लो। एंड कौन सा एंगल है tan इनवर्स ए बाय जी? टू द लेफ्ट। अब हमें ऐसा देखना है, पहले ए बाय जी, tan इनवर्स ए बाय जी, वो तो सिर्फ ए के ऑप्शन में,
विद द वर्टिकल इज tan इनवर्स a बाई जी। दिखाई दे रहा है आपको? तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है 2019 में, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सोचना होगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पहले अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। अ मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h and its time of fall t is recorded in terms of time period t of simple pendulum। एक हाथ कोई बॉडी है वो नीचे आती फॉल होती है, तो इन दैट केस आपने ऑब्जर्व किया है वो टाइम ऑफ फॉलिंग बॉडी कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? तो वो होता है, सपोज वो टी दिया है तो हम स्मॉल टी इक्वल्स टू लिखेंगे √2h/g। कितना है वो? √2h/g। तो डियर स्टूडेंट्स, √2h/g जो टाइम आपको दिया है उसका, एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बताओ तो, बोलो, तुम बोलो, मैं लिख देता हूं। 2π√L/g, 2π√L/g, करेक्ट है। अब ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूं आपको ये टाइम पीरियड t 2π√L/g है, तो अब इनका रिलेशन आपको दिया है। क्या रिलेशन दिया है? देखो, जो स्मॉल t है एंड कैपिटल T है उसमें रिलेशन दिया है 2t। ये देखो यहां पर दिया है स्मॉल t 2 इंटू कैपिटल T। अब क्या कहा है आगे का स्टेटमेंट, उसे सुनो। द एंटायर सेटअप इज टेकन ऑन द सरफेस of another planet whose mass is half of that of the earth and radius the same experiment is repeated and corresponding times noted as t dash and capital T dash, then we can say, अब रिलेशन दिया t dash and capital T dash। अब समझ लो मैं क्या बता रहा हूं, उसे समझ लो आप कि आपको जो कहा है रिलेशन, पहले आपको बताया कि अर्थ सरफेस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? तो जो बॉडी है वो जो फॉल हो रही है उसका टाइम ऑफ फॉल नोट किया, जो फॉल हो रही फ्रॉम हाइट h। कितना टाइम है वो? तो वो टाइम है इतना, √2h/g, इतना टाइम होता है। अब उसको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम से कंपेयर किया। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है उसे समझो। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो तो हमने देखा है, वह इतना है 2π√L/g। अब इन दोनों का रिलेशन ये, इन दोनों का रिलेशन ये, अब इन दोनों का रिलेशन ये, तो आप सोचो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताया है कि यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया ऐसे प्लैनेट पर जिसका मास है हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस कितनी है? सेम। तो मुझे बताओ जी का फॉर्मूला क्या आपको याद है? स्मॉल g इक्वल्स टू gm/r², ग्रेविटेशन टॉपिक, मतलब g एंड कैपिटल M में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है माय डियर स्टूडेंट। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ, ऐसा दूसरा प्लैनेट है जो हम दूसरे प्लैनेट पर जा रहे हैं, और उस प्लैनेट पर क्या कहा है? उस प्लैनेट पर कहा है कि ये जो प्लैनेट है अर्थ उसका, और उसका मास कंपेयर करके बताया कि प्लैनेट का मास है हाफ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ के हाफ है। अब आप सोचो, मास अगर अर्थ के हाफ हो जाएगा, मास अगर अर्थ के हाफ हो जाएगा तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हाफ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो फॉर अनदर प्लैनेट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? फॉर अदर प्लैनेट जो टाइम ऑफ स्मॉल टी डैश जो दिया, टाइम ऑफ फॉलिंग बॉडी, वो √2h/g है, बट प्लैनेट पर g क्या है? तो प्लैनेट पर g है g/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बताना है तो वह कितना होगा? चलो इधर लिख देता हूं, वह कितना होगा? वो होगा 2π√L/g, बट g तो g/2 है ना, g तो g/2 है ना। अब ये t डैश है,
अब मैं क्या करता हूं, दोनों का करता हूं डिवीजन। चलो रेशो चेक करते हैं इन दोनों का, क्योंकि हमें रिलेशन पूछा है। ये जो ऑप्शंस हमें देखना है, इसमें रिलेशन पूछा है हमें, तो इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं। इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो क्या आता है यहाँ पर, देखो अच्छी तरह से समझ लो मैं जो बता रहा हूं उसे। यहाँ पर मैं ऐसे बता सकता हूं, √2h/g इंटू √2 अपॉन 2 पाई √L/g इंटू √2। मतलब क्या है जरा समझ लो, मैं जो बता रहा हूं उसे समझ लो अच्छी तरह से। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, किस तरह से, जरा ध्यान से देखो। ये जो पार्ट है इसमें सिर्फ √2 मैंने साइड में लिखा है। तो √2 पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, वह मैंने साइड में रखा है, ये पार्ट। अब √2h/g अपॉन 2 पाई √L/g, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर हमें मिला। अब ये तो हम देखेंगे, ये तो कैंसिल ही होने वाला है। ये अगर हम देखेंगे ये कैंसिल ही होने वाला है, √2 √2। अब √2 हो गया कैंसिल। अब आप सोचो, ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है वही पार्ट, मतलब इन दोनों का रेशो है, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का रेशो। एंड स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का रेशो इधर 2 है, क्योंकि स्मॉल टी इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल टी है। तो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी मतलब यही पार्ट में जो बता रहा हूं इसका ही रेशो 2 है, तो इसलिए टी डैश अपॉन कैपिटल टी डैश भी 2 होगा। एंड दैट्स व्हाई यू कैन राइट स्मॉल टी डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल टी डैश। क्या ऐसा कोई पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वह पार्ट वहां पर देख लो ऑप्शन में है। चलो चेक करते हैं, ऐसा पार्ट है ऑप्शन में, स्मॉल टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल टी डैश। तो दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन है फर्स्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा फिरा कर। हमने पहले देखा है थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, बट सिर्फ थ्योरी करोगे तो याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे आप, ऐसा नहीं। एंड अगर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगा ही, ऐसा नहीं। ये रिलेटेड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को मतलब सप्लीमेंट्री हम कहेंगे। थ्योरी परफेक्ट होगी तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स समझने के लिए थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है 33। यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट किया तो नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैं क्वेश्चंस देखने। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, अ स्प्रिंग of force constant K is cut into length of ratio 1:2:3। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, डोंट वरी। अब ये जो स्प्रिंग है ऑफ लेंथ, जो भी हम कंसिडर करेंगे उसको कैपिटल एल है या स्मॉल एल है, उस लेंथ को, जस्ट वेट, उस लेंथ को कट किया है उन्होंने 3 पार्ट्स में। एंड ये जो 3 पार्ट्स है, इन 3 पार्ट्स की लेंथ जितनी भी है उसका रेशो माय डियर स्टूडेंट्स आपको दिया है। कितना दिया है, उनका रेशो कितना दिया है, 1:2:3। ओके, इतना रेशो दिया। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किए तो न्यू फोर्स कांस्टेंट है के डैश। न्यू फोर्स कांस्टेंट कितना है उनका, के डैश। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड उस वक्त का स्प्रिंग कांस्टेंट है के डबल डैश। तो आपको के डैश एंड के डबल डैश की जो वैल्यू है वो फाइंड करके उनका रेशियो फाइंड करना। तो क्या करते हैं कि अब हम पहले ये सोचते हैं, अब आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, ये जो स्प्रिंग है लाइक दिस, इसके 3 पार्ट्स किए, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की लेंथ L1, सेकेंड की L2, थर्ड की L3।
अब इनका रेशियो माय डियर स्टूडेंट्स दिया है 1:2:3, 1:2:3। जब हम रेशियो की बात करते हैं तो याद रखो रेशियो में कॉमन टर्म होता है, वो कैंसिल हुआ है, तो हमें L1 मतलब 1 नहीं है, वो कुछ तो भी कॉमन टर्म है जो कैंसिल हुआ है, तो बस वो कॉमन टर्म में x कंसिडर करता हूं, तो L1 की वैल्यू होगी 1x, L2 की वैल्यू होगी 2x, L3 की वैल्यू होगी 3x। क्लियर है, क्योंकि x x कैंसिल होगा, 1:2:3 रेशियो मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स टोटल लेंथ जो है वह कितनी होगी, उसको L कंसिडर करता हूं, तो होगी L1 प्लस L2 प्लस L3। करेक्ट है, मतलब L1 कितना है 1x, L2 कितना है 2x, L3 कितना है 3x, सबकी सम करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिलेगी। तो चलो टोटल लेंथ देखते हैं, L इक्वल्स टू 1x प्लस 2x प्लस 3x, मतलब हो गया 6x। अब ये जो हम याद रखो ये पार्ट, ये टर्म, जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स, तो k का फॉर्मूला F/x और हम कहेंगे F/L। x मतलब एक्सटेंशन, यहां हम कंसीडर कर रहे हैं उसको एक्सटेंशन को L। ओके, यू कैन यूज x, बट x हमने वो कॉमन पार्ट के लिए यूज किया है, तो F, तो इसका मतलब क्या है, अब टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे का K2 एंड थर्ड का K3 कंसीडर करना। अब होता क्या है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। जरा ध्यान से देखो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ K1/K इक्वल्स टू, इनवर्स रिलेशन है मतलब L/L1। अब L तो कितना है 6x है टोटल जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, एंड L1 मतलब 1x है, तो K1 हो जाएगा 6k, K1 क्या हो जाएगा 6k। अब वैसे हम फाइंड करेंगे K2, वैसे हम फाइंड करेंगे K2, K1 फाइंड किया है 6k, अब हम फाइंड करेंगे K2। अब जरा सोचो आप, मुझे बताओ क्या आएगा, K2 क्या आएगा, ये K1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सोचते हैं तो K2 आएगा अपॉन K, उल्टा फास्ट आना चाहिए, L1 6x अपॉन L2 2x, L2 ऊपर देखो यहाँ पर इंटू K, तो क्या वो हो जाएगा 3k। सब लोग ध्यान दो, K2 3k, K1 6k, K3 फाइंड कर देते हैं, K3 फाइंड करते हैं 6x अपॉन 3x इंटू k, मतलब होगा 2k, 2k हो गया K3, K1 K2 K3 मिल गए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना तो बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। K1 सीरीज के लिए कहा है एंड K2 पैरेलल के लिए कहा है। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं। चलो अब जरा ध्यान दो और समझ लो अच्छी तरह से। क्या आप समझ सकते हैं सीरीज में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूं, देखो ऐसा लिख देता हूं मैं 1/K डैश रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज। लास्ट लेक्चर देखा होगा आपने, 1/K1 डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, K1 देखते जाओ इधर, K1 है 6k प्लस 1/K2 3k प्लस ये इधर है 2k, तो हम कहेंगे 6k। जरा ध्यान दो, एलसीएम 6k, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब ये भी हो जाएगा 6k, तो आंसर आएगा 1, तो k डैश हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1।
नीचे लिख देता हूं, k डैश हो जाएगा 1 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान है। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन? k डबल डैश सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स, मतलब k1 प्लस k2 प्लस k3, मतलब सम करो इनकी, k1 6k, k2 3k प्लस 2k एंड देयरफॉर k डबल डैश इक्वल्स टू 11k। दोनों का कैलकुलेट करो रेशो, क्या आएगा? k डैश इज टू k डबल डैश इक्वल्स टू 1:11, क्योंकि 1/11k, सॉरी इधर k, हाँ 1k, वहां पर सिर्फ k नहीं है, 1k/11k, तो k कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, हमें रेशियो मिलेगा 1:11। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में कौन से हैं। 1:11, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है ये क्वेश्चंस परफेक्ट हो जाने चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसमें आपको टाइम पीरियड पूछा है। आप रेगुलर लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो मैंने इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो अच्छी तरह से वो लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा एंड मुझे इसका आंसर आप सेंड करोगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस क्यों ना हो, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर मार्क्स तो आपको जो मिल दिए जा रहे हैं हर क्वेश्चन के, वो मार्क्स तो 4 है फॉर ईच क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स इग्नोर मत करो, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिए। ये क्वेश्चन देखो, नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में हम देख रहे हैं। इसका फायदा क्या है? वही क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं, बट याद रखना है नीट लेवल में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस की लेवल कैसी है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट कमिंग जो एग्जाम है नीट एग्जाम, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से मिल सकते हैं। दैट्स वाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपने फिजिक्स जोन के नोट्स में ये सभी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके आपको दिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें देखिए क्या कहा है। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको दिया है एंड एक काम करो, सिर्फ मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है इट्स नॉट ए, इट्स अल्फा, क्योंकि ऑप्शन अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। बीटा मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है उसको मैं ए मैक्स बता रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी जो दी है वो बीटा है। क्या पूछा है आपको? देन इट्स टाइम पीरियड। याद रखना है हमेशा, जब भी आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है, सबसे पहले ओमेगा फाइंड करने की कोशिश करना। अब ओमेगा कैसे फाइंड कर सकते हो आप? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स ए ओमेगा स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। अब आसान है, अगर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा? ए तो कैंसिल हो जाएगा, एंड ए अगर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्या मिलेगा? तो दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा, एंड ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा हो गया। अब टाइम पीरियड फाइंड करना आसान है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अपॉन ओमेगा मतलब 1/ओमेगा, मतलब ओमेगा का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। बस ऐसा ऑप्शन हमें देखना है। कहाँ है ऐसा ऑप्शन? कहाँ है ऑप्शन? 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, एंड दैट इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में दिया है डियर स्टूडेंट्स? थर्ड ऑप्शन में। 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, है ना आसान क्वेश्चन, नीट में पूछे है फिर भी आसान है। वैसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड समझ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके 36 बाकी है,
वो भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कैपिटल एम मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ निग्लिजिबल मास इज टी, along with it another mass m is also suspended, the period of oscillation will now be। पहले ध्यान से देखो, एक स्प्रिंग, उसको ब्लॉक अटैच किया जिसका मास है कैपिटल एम, कैपिटल एम, वैसे स्प्रिंग है आइडेंटिकल, बट जो मास है यहाँ पर पहले एम अटैच किया हुआ है, उसको अब और मास एम अटैच किया, अब मास टोटल कितना हो गया 2m। अब टाइम पीरियड क्या होगा, जब इनिशियल टाइम पीरियड t है तो फाइनल केस में टाइम पीरियड t डैश क्या होगा। तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट, नहीं स्प्रिंग पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का नहीं, m/k। तो कैन यू से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो ओरली फाइंड कर सकते हैं, टी डैश अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। डायरेक्ट है, जब टी डैश टाइम पीरियड है तब मास 2m है, तो यहां पर लिख देता हूं 2m। जब इनिशियली टाइम पीरियड t है तो मास कैपिटल m है, तो t के सामने m, तो m कैंसल, √2, तो t डैश होगा माय डियर स्टूडेंट्स √2 टाइम्स t। क्या होगा ये आंसर, √t, √2t। तो √2t कौन से ऑप्शन में, चलो देख लो, √2t फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स। आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ही इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आ सकते हैं। रिमेंबर, आसानी से क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होती है, प्रैक्टिस करनी ही होती है, याद रखना है। तो मैं ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। चलो दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, आई थिंक दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आ सकता है। वैसे आपने अगर लेक्चर केयरफुली देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम अबाउट x इक्वल्स टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड, कितना दिया है a, एंड टाइम पीरियड दिया है t, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू a/2। स्पीड का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, v इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्मॉल ए एम्पलीट्यूड दिया। अब यहाँ पर फिर से सुनो, टाइम पीरियड फाइंड करना है, मतलब हमें ओमेगा फाइंड करना चाहिए, हमें ओमेगा फाइंड करना चाहिए। तो चलो फाइंड करते हैं। वेलोसिटी, नहीं सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड ही फाइंड करना है यहाँ पर, सॉरी, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम फाइंड करना। तो स्पीड फाइंड करते हैं तो आसान है, टाइम पीरियड के टर्म्स में 2 पाई/t ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स दिया a/2, अब a/2 का स्क्वायर करते a²/4, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर हमने एक्स का जो स्क्वायर है वह स्क्वायर किया है। तो अब देखिए क्या होगा आंसर, अब देखिए क्या होगा, 2 पाई/कैपिटल T, 4a² माइनस a², तो थोड़ा डायरेक्टली लिख दूं मैं, 4a² माइनस a², 3a² अपॉन 4, एंड 3a² मतलब 3 का स्क्वायर रूट, √3 a² का a एंड 4 का 2, तो 2 कैंसिल होगा, √3 पाई a/t, ऐसा हमें फॉर्मूला मिलेगा। एंड वो फॉर्मूला हमें देखना है कौन सा ऑप्शन में, √3 पाई a अपॉन, ये फोर्थ ऑप्शन में ही है, फोर्थ ऑप्शन में ही है। तो फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट। आ रहा है ना समझ में, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, रेगुलर लेक्चर्स करने की जरूरत है सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is attached to the lower end of vertical spring
द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग and the force constant value K. The mass is released from rest with a spring initially unstressed. Spring initially क्या है? Unstressed. The maximum extension produced in the length of the spring will be. अब हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना है. अब जो मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना है उसके और आप ध्यान दीजिए. तो यहां पर हम ऐसे समझते हैं कि जब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है इसके लिए ये मास m अटैच किया है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट है k. स्प्रिंग कांस्टेंट है k. अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन. मैक्सिमम एक्सटेंशन हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे जरा ध्यान से. यहां पर वेट एक्ट होगा mg एंड ऊपर एक्ट होगा स्प्रिंग फोर्स. सो कैन आई राइट mg इक्वल्स टू kx. एंड अगर ऐसा होगा तो बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट्स. x होगा mg अपॉन k. x होगा mg अपॉन k. इस क्वेश्चन के ऑप्शन जरा नेक्स्ट पेज पर गए, चलो देखते हैं. mg अपॉन k इस फोर्थ ऑप्शन में. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखिए, तो अब हम क्वेश्चन 39 की ओर जाते हैं, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर जाते हैं. ये क्वेश्चन है आपके सामने. चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं. क्या है क्वेश्चन? A point performs simple harmonic oscillation of period t and the equation of motion is given by x equals to, देखो x क्या है? x है a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6. ये गिवन है, ये दिया है आपको. आफ्टर द इलाप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन. क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो, मतलब दिखाई दे रहा है आपको उस साइज में. तो ये देखो, आफ्टर द elapse of what fraction of the time period the velocity of point will be equal to half of maximum velocity. वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसे समझो. अब मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करना होगा? x दिया है, v फाइंड करना है. क्या करोगे आप, बोलो मुझे. x को डिफरेंशिएट करो. अब x को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको वीडियो सुनने के आगे के स्टेप बताने के पहले सोचना है. तो आप कहेंगे हम थोड़ी बात करने वाले. तो मैं जब पूछता हूं थोड़ा स्टॉप करना है और सोचना है कि सचमुच में इसका आंसर क्या हो सकता है. तो x को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें v मिलेगा. अब v को, अब बताया मैंने, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना. अब जरा ध्यान से सुनो और समझ लो. साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब ये है यहां पर हमें चेन रूल यूज करना होगा. तो इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, या तो हम ऐसे कहेंगे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? तो वो आता है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6. मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, बट इसमें इस पार्ट में ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी जो है इसको डिफरेंशिएट करना होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी. पाई बाय 6 तो कांस्टेंट है, पाई बाय 6 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा यहां पर. तो अब ये वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट्स, उसका क्या कहना है, ये वेलोसिटी ए ओमेगा बाय 2 होगा. तो उस वक्त हमें टाइम कैलकुलेट करना है स्मॉल टी की वैल्यू. तो ए ओमेगा दोनों तरफ कैंसिल, तो 1/2 इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6. कौन सा ऐसा एंगल है जिस एंगल के लिए कॉस रेशो 1/2 आता है? 1/2 आता है. वो रेशो
कॉस थीटा माय डियर स्टूडेंट्स हमने बताना है कौन सा। अब यहाँ पर हमें कॉस थीटा 1/2 है, मतलब थीटा, थीटा मतलब एंगल, ओमेगा टी प्लस π/6, ये जो है ये कितना होगा, ये एंगल जो है cos 60 डिग्री, cos 60 मतलब π/3, एंड ओमेगा टी इक्वल्स टू π/3 माइनस π/6 मतलब π/3, π/3 माइनस π/6 मतलब क्या आएगा, π/3। अब टी कैलकुलेट करना है ना, π/3 अपॉन ओमेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स ओमेगा कितना है, अब ओमेगा कितना है, तो टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखा 2π अपॉन टी, टी ऊपर चला जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल टी आएगा t/6, स्मॉल टी आएगा t/6। तो आपका आंसर हमें देखना होगा t/6 कहां पर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स वह है आंसर ऑप्शन सेकेंड। तो इस तरह से आप सोचकर आंसर जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा चेंज, एम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा था, एम्स एग्जाम में भी इसी तरह का। अ मास ऑफ 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of the spring and pan is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of motion so that the mass gets detached from the pan? अब ये देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, इसमें ये मास अगर स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो ऐसा ऑसिलेट होने लगेगा। जब वो हाईएस्ट पोजीशन पर जाता है, देखो ऊपर जाता है, कोई बॉडी ऐसी ऊपर जा रही, इस पर रखी मैंने एक बॉडी, ऐसे ऊपर जा रही है एंड आप सडनली हाथ नीचे करते तो ये बॉडी ऊपर जाने की टेंडेंसी में, हाथ नीचे आता है तो ऊपर जाने की टेंडेंसी में रहता है, तो कांटेक्ट लूज हो जाता है। जब वो कांटेक्ट लूज होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर हम कहेंगे उस बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होता है। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है, ये कंडीशन याद रखना है, वो एक्सेलरेशन होता है इक्वल्स टू जी, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन, मतलब हम कहेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, वो जी होगा। तो ए इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इधर देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है वो समझ लो, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है तो ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के बाय एम, मतलब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा माय डियर स्टूडेंट्स एम जी अपॉन के, एम जी अपॉन के। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मास देख लो कितना दिया है 2 kg, मास दिया है 2 kg, जी को लिखेंगे 10, के दिया है 200, आई थिंक करेक्ट है, के दिया है 200 न्यूटन पर मीटर, मास दिया है 2 kg एंड जी की वैल्यू हम लिखेंगे 10। बट ऑप्शन सीजीएस यूनिट में, ऑप्शन जो है वो सीजीएस यूनिट में, तो ये आंसर जो आएगा ये मीटर में होगा, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो आने वाला आंसर अब सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर 2 0 कैंसल, 2 2 कैंसल, आंसर आएगा ए एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा 10 सेंटीमीटर एंड ऐसा ऑप्शन हमें देखना है कहां पर है, 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एंड 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नोट्स फिजिक्स जोन के नोट्स में ये क्वेश्चंस दिए हुए मैंने। तो यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे a particle executes simple harmonic motion with an amplitude a time period of oscillation is t. The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position. ये इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये जो पाथ है ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है एंड हमें यहां तक, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड,
पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो यहां पर याद रखना है एक्स डिस्प्लेसमेंट कहां से, फ्रॉम मीन पोजीशन, वो होगा ए साइन ओमेगा टी। तो जरा ध्यान से देखो, एक्स कितना बताया है, क्या मैं इस साइड लिख दूं, यही एक्स कितना बताया इस साइड लिख दूं मैं, वो एक्स बताया है a/2 हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, दोनों तरफ का ए कैंसल, साइन थीटा 1/2 है, चलो लिख देता हूं एक स्टेप, साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना होगा, मतलब ओमेगा टी है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2, मतलब ओमेगा टी होगा 30 डिग्री, मतलब π/6, पाई के टर्म्स में लिखता हूं। अब स्मॉल टी होगा π/6 अपॉन ओमेगा, लिख दूं मैं यहाँ पर ओमेगा। तो अब आपको समझ में आ गया, ओमेगा को लिखना है टाइम पीरियड के टर्म्स में, 2π अपॉन टी, पाई पाई कैंसल, क्या मिलेगा, तो माय डियर स्टूडेंट स्मॉल टी मिलेगा कैपिटल टी अपॉन 12 सेकेंड। याद है आपको, वैसे मैंने थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन किया था ये, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है एंड हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो आप याद रख सकते हैं कि टाइम लगता है t/12 सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वह मीन पोजीशन से स्टार्ट होने की जगह एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता एंड उतना ही डिस्टेंस कवर करता, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, बट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसे कितना टाइम लगता है, कमेंट में लिखना मत भूलो। ओके, एंड यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्चुअली वो नीचे, two springs of spring constant K1 and K2 are in series. The effective spring constant, स्प्रिंग सीरीज में, ये तो फास्ट आना चाहिए, क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। नहीं तो इसके पहले का लेक्चर देख लो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग is capital T. If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, then new time period will be. ये भी पार्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है लेक्चर में, तो फिर भी बता देता हूँ, अच्छी तरह से ध्यान देना है। ये स्प्रिंग है, अब यहाँ पर देखो, इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो 4 है एंड वो आइडेंटिकल है। अब मैं इन जनरल ऐसे कंसिडर करता हूं कि इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया, जिस हर एक पार्ट की लेंथ में L1 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 कंसिडर करता हूं, क्योंकि वह सेम है। अब टोटल लेंथ जो है वह L होगी, L1 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 n टाइम्स, n टाइम्स, तो हम कहेंगे टोटल लेंथ n L1 हो जाएगी। टोटल स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है तो K1 कंसिडर करते हैं, हर एक का K1। तो क्या मैं बता सकता हूं K1 अपॉन K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L अपॉन L1, इनवर्स मतलब उल्टा, K F/L, पहले ही मैंने बताया, K फोर्स कांस्टेंट, तो L है n टाइम्स L1, यहां पर लिखा है मैंने, यहां पर लिखा है, एंड L1 L1, तो L1 L1 कैंसिल होकर n मिलेगा, तो K1 क्या होगा, n टाइम्स K। अब हमारे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जरा ध्यान से देखो, एक स्प्रिंग, एक स्प्रिंग एंड उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, अगर K स्प्रिंग कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस वक्त टाइम पीरियड हम फाइंड करते हैं, तो क्या होता है टाइम पीरियड, जरा ध्यान से सुनो, उस वक्त का टाइम पीरियड का फॉर्मूला T 2π√m अपॉन K। अब स्प्रिंग का एक पार्ट कट करते हैं, उसको मास अटैच करते हैं सेम, तो उस वक्त का स्प्रिंग कांस्टेंट T1, फॉर्मूला 2π√m अपॉन K1, 2π√m अपॉन K1 एंड K1 है n टाइम्स K,
जो मैं यहां से आपको बता रहा हूं, k1 n टाइम्स k। अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, t1 रूट n छोड़ दो। ये ऊपर जो मैंने लिखा है उसमें रूट n छोड़ दो। ये छोड़ने के बाद जो बचता है क्या वह यही है, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं उसको, वह t है। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत यूजफुल है माय डियर स्टूडेंट, जरा समझने की कोशिश करो, अच्छी तरह से इसे समझो क्या बता रहा हूं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसे समझो, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसे समझने की कोशिश करो। क्या बता रहा हूं मैं ये, अब n मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स है। n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स। ऊपर के क्वेश्चन में देखो लगे तो यहां पर ही लिख देता। n मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स है, टू 4 इक्वल पार्ट्स, n 4। तो एक पार्ट का टाइम पीरियड आता है t बाय रूट n, एंड n मतलब 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट यहां पर होगा t बाय 2, t बाय 2, एंड दिया है यही फोर्थ ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में दिया है, फोर्थ ऑप्शन में। t1 बाय रूट n, n मतलब 4 एंड रूट 4 मतलब 2। क्लियर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन से आगे भी हैं। नीट के क्वेश्चंस ढूंढो स्प्रिंग एंड सिंपल पेंडुलम पर, एंड बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम के फिजिक्स जोन ग्रुप पर आप आपका डाउट सेंड कर सकते हो। लेकिन ग्रुप ही सेंड करना है, ग्रुप पर। जो पर्सनल आप सेंड करते हो तो बहुत सारी बार एक बार देख लेता हूं मैं, और अगर बाहर है या किसी काम में हो तो देखकर वो मिस हो सकता है, तो इसलिए ग्रुप पर सेंड करो। ओके, तो आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंड अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।